किसी ने मेरा नाम नहीं लिया, मेरी बेइज्जती हो गई, कोई मेरे घर बुलाने नहीं आया, मेरी बेइज्जती हो गई, ये सोचना छोड़ दो, ये सोचना बिल्कुल बंद कर दें। पंजाब के लोग अधिकतर, हम जो समझे हैं पंजाब में पूरे सिस्टम को समझे, जब पूरा सिस्टम को समझ करके हमने गठबंधन पे हम आए लोग, हमने बड़ी मेहनत की है इसमें, इस मेहनत को हम जाया नहीं जाने देते, इस मेहनत को हम खराब नहीं होना देना चाहते। सम्मानित साथियों, इसमें छोटे छोटे लोग, एक पदाधिकारी भी ये कहने का काम करता है, साहब रात को फोन आते हैं मेरे पास, मैं सो जाता हूँ, 11 बजे में निपटा, 11 बजे चुनाव प्रचार से गया, किसी का फ़ोन 1 बजे आ रहा, किसी का 2 बजे आ रहा, कोई दारू पी का फ़ोन कर रहा, कुछ शाम को कर लेते हैं, भाई मैं तो करता नहीं, लेकिन कोई नहीं, सभी को रोक भी नहीं सकते हम लोग, भाई जिनकी इच्छा है भाई करो, लेकिन पार्टी का काम भी करो, हम ये कहते हैं। कोई 1 बजे फ़ोन कर देता है, 2 बजे फ़ोन कर देता है। साहब मुझे तो पदाधिकारी ने पूछा नहीं, उसने जिला अध्यक्ष ने मेरा नाम ही नहीं लिया वहाँ मीटिंग में। आप बताइए मैं क्या करूँ भाई, मैं थोड़ा ही वहाँ पे जिला अध्यक्ष को कहूँगा भाई तुम नाम लो उसका। भाई ये काम तो आप लोगों का तालमेल है, हमारा जिला अध्यक्ष के साथ अगर तालमेल नहीं है, हम लोग शिष्टाचार में नहीं हैं, तो हम सरकार कैसे बनाएंगे? तो ये चीज़ें हम लोगों को तय करनी चाहिए। हम लोग अगर ये गुटबाजी खत्म कर दें, गुटों में बंटना बंद कर दें, तो आगे बढ़ने का काम करेंगे। नहीं तो सम्मानित साथियों, गुटों में बंटने वाला व्यक्ति एक इधर को मुंह रखता है, एक उधर को मुंह रखता है। दुश्मन आता है, एक के मुंह पर थप्पड़ मार के भाग जाता है, दूसरे को पता नहीं लगता। एक का सामान लूट करके भाग जाता है, दूसरे को पता नहीं लगता। और सम्मानित साथियों, अगर आपने इस 2019 में सरकार बना ली, 2019 में अपना MP जिता लिया, तो बल्ले बल्ले, कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छा चलेगा। और अगर ना बनाई तो ये नारा लगाना छोड़ देना, काशी राम तेरी सोचते पैरा देंगे ठोक के, नारा लगाना छोड़ देना। क्योंकि पैरा तब दिया जाता है जब उसकी रक्षा की जाती हो। हम लोग उसकी रक्षा नहीं कर रहे, हम ईमानदार लोग तो नारा दे करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बीच में बेईमान लोग, जो हमारे बीच में दलाल लोग चुनाव के टाइम पर आते हैं, दूसरी पार्टी, RSS के लोग, BJP के लोग, कांग्रेस के लोग आपके बीच में अब चुनाव में सक्रिय हो जाएंगे। चुनाव कह रहा है आपको सावधान हो जाओ, 2019 का चुनाव आपके बीच में भविष्यवाणी कर रहा है, आप सावधान हो जाओ। वो आपकी कुंडी खटखटाने काम कर रहा है कि सावधान हो जाओ, उसके बाद भी सावधान किस चीज़ से कर रहा है आपको? वो कैसे सावधान कर रहा है आपको? सावधान कर रहा है बेईमानों से, दलालों से, चोरों से। आपके बीच में जो आने वाले हैं शराब की पेटी लेकर के, दारू की थैलियाँ लेकर के, वो नशे की चीज़ें लेकर के, नशे की इंजेक्शन बांटने के लिए चिट्टे लेकर के, सम्मानित साथियों पैसे लेकर के आपके बीच में आने वाले हैं, थैलियाँ लेकर के बांटने का काम करेंगे। आपकी गली मोहल्लों में RSS के लोग, BJP के लोग, उनको कह करके आपके बीच में भेजने का काम करेंगे। जाओ अपनी गली मोहल्लों में जाओ और भ्रमित करने का काम करो। एक काम करो, ये थैलियाँ बांट करके BJP को वोट डलवा दो, ये थैलियाँ, ये बोतलें बंटवा करके कांग्रेस को वोट डलवाने का काम करो। वो कौन लोग होते हैं? वो हमारे भाई होते हैं, हमारे बीच के होते हैं, हमारे घर के लोग होते हैं, उन्हीं को पकड़ते हैं, उन्हीं को कहना चाहते हैं वो दलाल लोग। उनको पहचान लो, उनको पहचानना पड़ेगा। अगर उन दलालों को आप लोगों ने पहचान लिया तो निश्चित तौर पे साथियों आप अपना MP जिता लेंगे। उन दलालों को इस बार धक्के मार के बाहर निकाल दो मोहल्ले से, पहचान लो उनको, घर में मत बैठने दो। दूसरे लोगों को, दूसरी पार्टी के लोगों को वो घर में बिठाने का काम करते हैं। डर इस बात का नहीं है कि वो लोग घर में बैठ गए, डर इस बात का है कि चोरों ने घर देख लिया, हमारी बहन बेटी पे नज़र डालने का काम करते हैं, हमारी वोट को लूटने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, इसलिए हम लोगों को रूंगे में नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को जितनी सरकार आज तक बनी सबने रूंगा दिया, रूंगा देने का काम किया। हम लोग रूंगे में खुश हो जाते हैं, हाँ भाई रूंगा मिल गया, ठीक हो गया। यानी कि भाई विधायक जी एक शौचालय बनवा दो, आपकी वोट पक्की, ठीक है भाई बनवा देंगे। भाई विधायक जी एक मकान बनवा दो, आपकी वोट पक्की। सम्मानित साथियों, ये रूंगे में प्रसन्न होना, रूंगे में खुश होना बंद कर देना चाहिए हमें। रूंगा समझते हो आप लोग? चूंगा। जब मैं छोटा सा था मेरी माँ कहा करती, लो बेटा 2 रुपये दुकान पे से दाल ले आओ। मैं 2 रुपये लेकर के दुकान पे जाता था, लाला जी को कहता, लाला जी 2 रुपये की दाल दे दो। लाला जी मेरे से 2 रुपये लेकर के मेरे हाथ पे 2 रुपये की दाल तोल करके रख देते थे। मैं अगला हाथ उसके सामने करता था, लाला जी रूंगा दे दो।
लाला जी रूंगा दे दो, और लाला जी मेरे हाथ पे मूंगफली की गिरी या चने का दाना या फिर मरमुरे का दाना मेरे हाथ पर रखते थे। मैं खुश होता था, खुश होकर के अपने घर जाता था दौड़ा दौड़ा, और अपनी माँ को कहता था लो माता जी 2 रुपये की दाल लेकर के आया हूँ। मुझे नहीं पता कि लाला जी ने 2 रुपये लेकर के 1.5 रुपये की दाल तोल करके दे दी। मुझे नहीं पता था लाला जी ने 2 रुपये लेकर के 1 रुपये की दाल तोल करके दे दी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी भी नहीं थी है। मेरी जिम्मेदारी नहीं थी घर चलाने की, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी जब मैं छोटा था, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं घर में कनक ला करके दूँ, मैं घर में सामान ला करके दूँ। लेकिन मुझे फिर भी रूंगे का लालच था। 2 घंटे बाद फिर कहता था माता जी कुछ और मंगाना तो बताओ, क्योंकि रूंगे में मुझे लाला जी ने हिला रखा था, मुझे पटा रखा था। लाला जी चाहते थे लो भाई मैं रूंगा दे रहा हूँ, अच्छा रूंगा दे रहा हूँ, मेरी दुकान से सामान लेकर के जाना। कटौती मेरे ही पैसे से करनी थी। सम्मानित साथियों, मुझे उस रूंगे का लालच था, मैं रूंगे में खुश था। इसलिए सम्मानित साथियों, रूंगे में खुश होना बंद कर दे। हमें रूंगा नहीं, हमें अधिकार चाहिए, अधिकार। वो अधिकार चाहिए जो इस नीले झंडे के नीचे दबा है, जो इस नीले झंडे को जितनी आप दिल्ली की कुर्सी पे गाड़ दोगे, दिल्ली की कुर्सी पे इसको खड़ा कर दोगे, उस गद्दी के नीचे खजाना दबा है जिसमें आपका अधिकार है। वो अधिकार वहाँ पे आपका है। ये रूंगा तो आपको क्षेत्रीय नेता देंगे, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो अकाली दल के नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, ये लोग आपको रूंगा देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, सरकारें कितनी भी रही हो, सबने हमारे साथ धोखा करने का काम किया है। 1947 में आपने जवाहरलाल नेहरू की सरकार देखी, बाबा साहब के साथ धोखा हुआ। 1964 में आप लोगों ने गुलजारीलाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री की सरकार देखी, बाबा साहब के साथ धोखा हुआ। उसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी आ गई, बाबू जगजीवन राम के साथ धोखा हुआ। 1977 में मोरारजी देसाई आए, कुछ नहीं कर पाए। 79 में चौधरी चरण सिंह जी आ गए, उनकी सरकार आ गई, कुछ नहीं कर पाए, समय ही नहीं मिला। 1980 में फिर इंदिरा गांधी वापस हुई, और 1984 में राजीव गांधी आए। और सम्मानित साथियों, गिनवाने को तो मेरे पास पूरा इतिहास है, पंजाब का भी इतिहास है। मैं अगर डिटेल में जाऊंगा बहुत समय लगेगा। किसी भी सरकार में देख लो, कांग्रेस की सरकार 1984 के कत्लेआम में सबसे ज्यादा जुल्म पंजाब के ऊपर हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर जुल्म हुआ तो पंजाब के ऊपर हुआ, और उसके 23 बार मुख्यमंत्री बने पंजाब में, 23 मुख्यमंत्री, और उन 23 में से 15 मुख्यमंत्री आपने कांग्रेस के बनवा दिए। ये समझते हुए भी कि पंजाब के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म कांग्रेस ने किया, उसके बाद भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री, 8 बार अकाली दल के मुख्यमंत्री, 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो फिर आपका हिस्सा कहाँ है? ये 85% लोग ये अपना हिस्सा कहाँ छोड़ के आए हैं? ये क्यों रूंगे में बटे हुए हैं? क्यों बार बार रूंगे में खुश हो जाते हैं? सम्मानित साथियों, आप हिस्सा कहाँ, आप कब लोगे हिस्सा अपना? जब हम चले जाएंगे, हमारी जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, जब ये संविधान खत्म हो जाएगा, जब ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, जब हम लूट जाएंगे, जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, क्या हम तब पहचानेंगे अपने अधिकार को? हमारा अधिकार है कहाँ? हमारा अधिकार उस दिल्ली की कुर्सी के नीचे दबा है। सम्मानित साथियों, आज मौका है, आज मौका है। और मैं ये जो नीला झंडा आपके बीच में है ना, नीला झंडा, आज तो एक गठबंधन है, और ये लाल झंडा भी हमारा ही स्वरूप है, क्योंकि हम लोग लाल झंडे के में भी हमारे ही लोग हैं सारे, जितनी भी पार्टी हैं। एक हमने जट समाज को साथ में लिया है, क्योंकि हम सर्वे समाज की स्थापना करना चाहते हैं, सर्वे समाज की भलाई चाहते हैं, इसलिए सभी लोगों को एक का एक गठबंधन तय करा। सम्मानित साथियों, लेकिन ये जो नीला झंडा है ना, इसका कुछ ध्येय है, इसके कुछ सपने हैं, इसके कुछ अरमान हैं। ये बाबा साहब के सपनों का झंडा है। कभी आपको पता है, बाबा साहब की एक पार्टी हुआ करती थी आरपीआई, जिसको मनुवादी लोगों ने जब वजूद में आने लगी, जब आरपीआई वजूद में आने लगी, जब उन्होंने आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ये सोचा कि आरपीआई वजूद में जाएगी, आरपीआई देश पे एक दिन सत्ता के सिंहासन पर बैठेगी, एक दिन भारत में शासन करेगी, तो उन्होंने अपनी गंदी जहनीत के तहत उस पार्टी को तोड़ने का काम किया और उसके भिन्न भिन्न टुकड़े कर दिए, उसके भिन्न भिन्न टुकड़े करके उसको ख़त्म करने का काम किया। फिर यहाँ से पंजाब से गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा एक व्यक्ति उठा, जिसको पंजाब के साथ साथ उन्होंने भारत के इतिहासकर्ता
भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब के सपनों को जब उनके इतिहास को दबाने का काम किया जाने लगा कांग्रेस के माध्यम से, जब उनके इतिहास को मिटाने का काम किया जाने लगा, जब उनके गुणगान को ख़त्म किया जाने लगा, किताबों से सिलेबस तक उनके मिटा दिए गए। एक किताब में किसी प्राइमरी की या ऊपर की किसी हाई एजुकेशन की किसी किताब में बाबा साहब का कोई चैप्टर नहीं है। जब साहब कांशीराम जी ने ये देखा कि इनको चैप्टर के उनके इतिहास को, हमारे इतिहास को ख़त्म किया जा रहा है, तब साहब कांशीराम जी ने बाम सेब का गठन किया और मैदान में कूदे। बाम सेब का गठन करके DS4 का गठन किया और DS4 का गठन के बाद 1984 में बहुजन चुनाव आयोग के पास गए। चुनाव आयोग के पास जाकर के कहने लगे हमें एक पार्टी का गठन करना है। चुनाव कमीशन ने कहा आपकी पार्टी का नाम क्या होगा? मेरी पार्टी का नाम होगा बहुजन समाज पार्टी। चलो हमने लिख लिया बहुजन समाज पार्टी, आपकी पार्टी का नाम हुआ। आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा? मेरी पार्टी का झंडा होगा नीला। नीला ही क्यों? आपकी झंडा, कई पार्टियों को हमने नीला झंडा दे रखा है, आपकी पार्टी का झंडा नीला क्यों होगा? साहब ने कहा मेरी पार्टी का नीला झंडा इसलिए होगा कि मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पार्टी का रंग था नीला झंडा, इसलिए मुझे नीला झंडा ही चाहिए। तो लिख लिया। चुनाव कमीशन ने कहा चलो लिखा हमने नीला झंडा आपकी पार्टी का होगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? चुनाव कमीशन ने कहा आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? साहब ने कहा मेरा चुनाव चिन्ह होगा हाथी। हाथी तो आपको नहीं मिल सकता, हाथी तो आपको नहीं मिल सकता। हाथी तो हमने आसाम में आसाम गण परिषद को दे रखा है, क्षेत्रीय पार्टी है आसाम गण परिषद। आसाम में एक पार्टी है क्षेत्रीय, उसका नाम है आसाम गण परिषद, उसको हाथी आवंटित पहले ही था। चुनाव कमीशन ने कहा हमने हाथी उस पार्टी को दे रखा है, आपको हाथी नहीं मिलेगा। साहब ने कहा मुझे हाथी ही चाहिए। जब आसाम में चुनाव होंगे हम आसाम में चुनाव लड़ने का काम नहीं करेंगे, हमें पूरे देश में चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं हाथी चुनाव चिन्ह आवंटित करो। चुनाव कमीशन ने कहा ऐसी क्या वजह है आपको हाथी चाहिए? आप लोग तितर ले लो, आप लोग बटेर ले लो, आप लोग घोड़ा ले लो, आप लोग गधा ले लो, आप चिड़िया ले लो, आप बटेर ले लो, हाथी ही क्यों चाहिए आपको? ऐसी क्या वजह है आपको हाथी चाहिए? साहब ने कहा हाथी मुझे इसलिए चाहिए कि मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पार्टी का चिन्ह था हाथी, ये उनके सपनों का चिन्ह था हाथी, इसलिए मुझे हाथी ही चाहिए, इसलिए मुझे हाथी ही चाहिए। सम्मानित साथियों, ये बाबा साहब के सपनों की पार्टी, ये बाबा साहब के सब अरमानों की पार्टी, ये बहुजन समाज पार्टी, ये आपके सपनों की पार्टी, ये करोड़ों करोड़ों दलितों की पार्टी, ये करोड़ों करोड़ों मजलूमों की पार्टी, ये करोड़ों करोड़ों किसानों की पार्टी, ये महिलाओं की पार्टी, ये सबके सम्मान की पार्टी, ये सर्वे समाज की पार्टी, सम्मानित साथियों अपर कास्ट के गरीब भाइयों की पार्टी, और ये साहब कांशीराम जी के बलिदानों की पार्टी, ये बहन जी के बलिदानों की पार्टी। और सम्मानित साथियों जब बहन जी घर से राजनीतिक रूप में चली ना, जब बहन जी राजनीति के रूप में, समाज के रूप में, समाज की सेवा करने के लिए, बहुजन समाज की सेवा करने के लिए जिस समय बहन जी घर से निकली, अटैची पैक कर रही थी, अपने कपड़े सूटकेस में पैक करने का काम कर रही थी। उनके पिताजी ने कहा, श्री प्रभु दयाल जी उनके पिताजी, उन्होंने कहा बेटी कहाँ जा रही हो कपड़े पैक करके? बहन जी ने कहा पिताजी आज मैं सत्ता की ताले को उसकी चाबी बनाने जा रही हूँ, जिस दिन उसकी चाबी बन जाएगी उस दिन मैं तैयार हो जाऊंगी, मेरा समाज सो रहा है उसको मैं उठाने जा रही हूँ, और मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ मिलकर के मुझे बहुजन समाज तैयार करना है। श्री प्रभु दयाल जी ने कहा बेटी अगर आप इस दरवाजे से बाहर निकल गई तो दोबारा इस दरवाजे में मत आना। संकट की घड़ी, बहन जी के सामने संकट की घड़ी। एक पिता 21 साल की उम्र की बेटी को, 21 साल की उम्र की बेटी को ये कह रहा है कि अगर इस दरवाजे से बाहर निकल गई दोबारा इस घर में मत आना। मुंह तो कह रहा था पिता का, लेकिन दिल रो रहा था पिता का। पिता अपनी बेटी को कभी ऐसा नहीं कहता। 21 साल की उम्र में जब पिता ऐसा कह रहा है तो उसका मुंह तो कह रहा था लेकिन दिल रो रहा था। और बहन जी के सामने उस संकट, उस टाइम संकट की घड़ी, बहन जी ने क्या फैसला लेना था उन पर डिपेंड करना था। 10 मिनट तक चुप रही बहन जी, और 10 मिनट तक चुप रहते रहते बहन जी सोचने लगी करूँ तो क्या करूँ, समाज करना क्या है। 10 मिनट तक सन्नाटा।
बहन जी ने 10 मिनट चुप होने के बाद निर्णय लिया और कड़े दिल से बहन जी खड़ी हुई और पिताजी को कहने लगी, पिताजी मैंने अपना निर्णय ले लिया, मैं इस चौखट पे कभी नहीं आऊँगी, मुझे बहुजन समाज तैयार करना है, इस देश को तैयार करना है, दलितों को तैयार करना है, मैं जा रही हूँ। और उठ करके अपनी दिल्ली के कार्यालय में, बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में आ गई। और आज बहन जी उस मूवमेंट को खड़े कर करके 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, एक दलित समाज की बेटी, उसके ये धन्य हो उस बहन जी का, धन्य हो उस महिला का, धन्य हो उस देवी का। सम्मानित साथियों, जिंदा देवी है। जब बाबा साहब जिंदा थे हमने टिप्पणी की है, मरने के बाद उनको भगवान माना है। और जब साहब कांशीराम जी जिंदा थे उनके ऊपर टिप्पणी की है, उनके बाद जब वो चले गए हमने उनको भगवान मानने का काम किया है। आज आपके बीच में मान्य बहन जी है, वो जिंदा देवी है। सम्मानित साथियों, जिंदा देवी है, उसको मान लो, उसको पूज लो, उसकी सेवा कर लो, उसकी तरफ देख लो, उसके हाथ मजबूत कर दो, उसको सत्ता पर बिठा दो। वो पुकार रही है आप लोगों को, वो कह रही है आओ मेरे सर्वे समाज के भाइयों, आओ मेरे किसान समाज के भाइयों, आओ मेरी मातृशक्ति, आओ मेरे नौजवान भाइयों, आओ मेरे बेरोजगार भाइयों, आओ मेरे मुस्लिम भाइयों, आओ मेरे जट समाज के भाइयों, आओ मेरे बैकवर्ड भाइयों, आओ मेरे सिख समाज के भाइयों। वो पुकार रही है आओ मेरे सर्वे समाज के भाइयों, अब मजबूत हो जाओ और इस दिल्ली की गद्दी से बेईमानों को हटा दो, बेईमानों को भगा दो। बेईमानों को भगा करके ये तकड़ी, ये तराजू जिससे हिस्सा बांटा जाता है जनसंख्या के हिसाब से, मेरे हाथ में दे दो, मैं आपका हिस्सा बांटने के लिए तैयार हूँ, इस गद्दी पर बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं ईमानदारी से आपका हिस्सा बांटने के लिए तैयार हूँ। सम्मानित साथियों, बहन जी पुकार रही है आओ और इकट्ठे हो जाओ, जितनी जितनी संख्या वो अपना अपना हिस्सा बांट करके ले आओ। और बहन जी कह रही है जिसकी जितनी संख्या अपना अपना हिस्सा ईमानदारी से बांट करके ले जाओ, ये तराजू मेरे हाथ में दे दो। वो तराजू सम्मानित साथियों हमें छीन करके, हमें वो ले करके ट्रांसफर करके बेईमानों के हाथ से ईमानदार हाथों में, बहन जी के हाथों में देनी होगी। सम्मानित साथियों, वो दलित की बेटी, दुख दर्द की उठी हुई बेटी, जमीन से उठी हुई बेटी, जिसने दुख दर्द देख रखा है, वही दुख दर्द बांटने का काम करेगी। अमीर का बेटा कभी दुख दर्द बांटने का काम नहीं करेगा। आपके पैर धोने का काम करेगा, टीवी में चलाने का काम करेगा। आपके ऊपर कंबल उठाने का काम करेगा, टीवी में चलाने का काम करेगा। आपके घर खाना खाने का काम करेगा, ड्रामा करने का काम करेगा। अमीर का बेटा हम आपके यहाँ आपकी थाली में खाना खाएगा और टीवी पे प्रोग्राम चलवाने का काम करेगा, ड्रामा करने का काम करेगा। लेकिन वो दलित की बेटी, एक दुखी परिवार की और गरीब की बेटी, वो आपका दुख दर्द समझती है। जो गरीब हो, गरीबों का दुख दर्द समझने का काम करता है। सम्मानित साथियों, उसका इलाज केवल गरीब ही होता है। और सम्मानित साथियों, जब आपका दुख दर्द समझेगी वो बहन जी, वो देवी, जब आपका दुख दर्द समझने का काम करेगी तो उसका समाधान भी उसी के पास है, वही करने का काम करेगी और किसी पे विश्वास नहीं किया जाता। सम्मानित साथियों, आज माननीय बहन जी 12 राज्यों से, पूरे देश से आवाज उठ चुकी कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये कसम खा ली 12 राज्यों ने, उसमें 13वां पंजाब भी शामिल हो गया। आज उसमें 13वां पंजाब भी शामिल हो गया, क्योंकि गठबंधन के हिसाब से बहन जी ने जब पूछा भाई गठबंधन का क्या हुआ तुम्हारे, माननीय बहन जी गठबंधन हो गया, चलो बहुत अच्छी बात। किस पार्टी से हुआ? माननीय बहन जी हमारे पास 6 पार्टी इकट्ठी होगी, 7वीं हम होगी। बहन जी बड़ी खुश हुई, अरे भाई आपने तो कमाल कर दिया, इतनी पार्टी तो देश के किसी प्रदेश में इकट्ठी नहीं हुई, आप लोगों ने कमाल कर दिया, फिर तो सारी सीटें निकल जाएंगी। हाँ बहन जी, हम 13 की 13 सीट जीत करके आपकी झोली में पाने का काम करेंगे, आपको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये गठबंधन वालों ने सबने घोषणा कर दी, ये हमने बहन जी को बता दिया और बहन जी बड़ी खुश है। आज पंजाब के बारे में बहन जी को विश्वास है, नहीं तो माननीय बहन जी ये कहती थी मुझे, भाई पंजाब के लोग सलाह नहीं देते। जी चाहती है कि इस देश में शिक्षा को समान किया जाए। जिस स्कूल में अमीर का बच्चा पढ़े उसी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़े, जिस स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़े उसी स्कूल में अमीर का बच्चा पढ़े। जो किताब अमीर का बच्चा पढ़े वही किताब गरीब का बच्चा पढ़े, जो सिलेबस अमीर का बच्चा पढ़े वही सिलेबस गरीब का बच्चा पढ़े। फीस इतनी हो जो गरीब के माँ बाप के पॉकेट में समा जाए, जो फीस इतनी हो, स्कूल की फीस उतनी हो जो गरीब के गार्जियंस, गरीब के पिता, गरीब के माता दे सकते हो। उसी फीस में समान सिलेबस हो, और जब समान सिलेबस होगा तो सम्मानित साथियों तब देखा जाएगा कि गरीब का दिमाग ज़्यादा काम करता है या अमीर का ज़्यादा करता है। तब कंपटीशन होगा, तब लड़ाई होगी। ये है लड़ाई असली।
असली लड़ाई ये है सम्मानित साथियों, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ इसलिए नहीं पाता कि 10,000 रुपये फीस स्कूल की है। अमीर का बच्चा इसलिए पढ़ता है कि उसको गाड़ी छोड़ने जाती है, गाड़ी उसको लेकर के आती है। 10,000 रुपये 15,000 रुपये फीस दे सकता है, वो 1 साल की 10 लाख रुपये फीस भी दे सकता है। सम्मानित साथियों, इसलिए शिक्षा में हम पिछड़ते जा रहे हैं। और शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा, लेकिन पिएगा कैसे, उसका इंतजाम कैसे होगा। हमारे पास बकरी है नहीं, हम दूध कहाँ से लाएंगे। हमारे पास भैंस गाय है नहीं, हम दूध लाएंगे कहाँ से। सम्मानित साथियों, उस पॉकेट के दायरे में अगर हमारे घर में भैंस बन जाए तो दूध पीने का हम कहाँ करेंगे, साफ सी बात है। और निश्चित तौर पे फीस अगर कम हो जाए, सिलेबस एक समान हो जाए, तो हमारे बच्चे भी पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर कंपटीशन होगा, फिर तुलना होगी कि अमीर के बच्चे में ज़्यादा दिमाग है या गरीब के बच्चे में ज़्यादा दिमाग है। फिर आगे बढ़ने का काम होगा। फिर देखते हैं हम लोग कि हमारे ऊपर के जजेस, ऊपर के डॉक्टर्स, इंजीनियर, हमारे IAS क्यों नहीं निकलते, हमारे क्यों नहीं। कंपटीशन में जब आगे निकलेंगे, हमारे को इंटरव्यू में ऊपर जाएंगे, हमारा सशक्तिकरण भारी होगा, हम लोगों का कॉन्फिडेंस भारी होगा, तो हमें पीछे हटाने वाला कोई नहीं है। सम्मानित साथियों, ये हमारी एक नीति है, बहन जी की नीति है। क्योंकि हम लोग संविधान को क्यों बचाना चाहते हैं, क्योंकि संविधान में समानता का दायरा है, हम लोगों को जीने का अधिकार है, हमारे अधिकार उसमें छुपे हुए हैं। और सम्मानित साथियों, अगर ये संविधान लूट गया ना, अगर ये संविधान लूट गया तो हमारे जाने के बाद, जाना सबको है, इस दुनिया में किसी को नहीं रहना, लेकिन हमारे जाने के बाद एक तस्वीर दीवार पर टंगी होगी। और हमारे बच्चे, हमारे जाने के बाद एक तस्वीर दीवार पर टंगी होगी। हमारे बच्चे 1 साल में जब उस तस्वीर को साफ किया करेंगे, माला चढ़ाया करेंगे उस तस्वीर पे, वो उस तस्वीर को देख करके कहा करेंगे, पिताजी आप कहाँ थे जब संविधान लूट रहा था, आप कहाँ थे उस समय, कहाँ सो रहे थे, आप लोगों ने धोखा किया हमारे साथ, इस जनरेशन के साथ, इन बच्चों के साथ धोखा किया, करने का काम किया। सम्मानित साथियों, हम लोग गद्दारों की श्रेणी में गिने जाएंगे। और जब हमारी जनरेशन ही, हमारे बच्चे ही हमें गद्दारों की श्रेणी में खड़ा करने का काम करेंगे, तो फिर हमें बड़ा दुख होगा। दुख की बात भी है सम्मानित साथियों। इसलिए आज का समय संविधान को बचाने का समय है, संविधान को लुटाने का समय नहीं है। और ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका है। समझ जाओ, 85% लोग सब समझ जाओ। करना क्या है आप लोगों को, हम पदाधिकारी को कहना चाहते हैं कि पदाधिकारी काम छोड़कर काम करे, अपना काम छोड़कर 24 घंटे पार्टी में लगाने का काम करे। ये चुनाव का टाइम है, अगर चुनाव के टाइम में उसने काम नहीं किया तो कभी काम नहीं कर सकता। सम्मानित साथियों, हम कहते हैं पदाधिकारी को, अपनी पार्टी के पदाधिकारी को, संगठन के पदाधिकारी को, कंबाइंड जो हमारा गठबंधन बना है, उन सभी पदाधिकारियों को हम कहना चाहते हैं कि काम छोड़कर काम करने का काम करें। लेकिन कार्यकर्ता को हम ये नहीं कहना चाहते कि काम छोड़ो, कार्यकर्ता को हम ये नहीं कहना चाहते हम समय छोड़ो अपना। हम कार्यकर्ता को कहना चाहते हैं कि कार्यकर्ता किसी भी घर में हो, किसी के यहाँ मेहमान बन करके जाए, आपके यहाँ कोई मेहमान बन करके आए, आप किसी फैक्ट्री में काम करने जाएं, आप सरकारी ऑफिस में काम करने जाएं, आप कहीं अस्पताल में, हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखने जाएं, आप कहीं ताश खेलते हुए हो, बुजुर्ग की टोली में हो, महिला की टोली में हो, नौजवान की टोली में हो, आप किसी भी जगह हो, किसी भी दशा में हो, किसी भी सूरत में हो, सम्मानित साथियों, आपको केवल चर्चा करनी है। आपको चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है? इस बार तो PDA के प्रत्याशी जीत रहे हैं, इस बार तो जहाँ पे जिसका चुनाव चिन्ह है उस बार तो हाथी जीत रहा है। ये चर्चा करनी है, चर्चा चलानी है। अगर चर्चा नहीं चलाओगे सम्मानित साथियों, प्रचार नहीं होने वाला। चर्चा तो आपको चलानी है, आपका पैसा नहीं लगता, आपकी कौड़ी नहीं लगती, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता, आपका समय बर्बाद नहीं होता, केवल चर्चा करनी है। कोई अगर मैं किसी चौराहे पे खड़ा हो जाऊं और वहाँ पे खड़ा होकर के कोई नहीं जानता मुझे, मैं रणधीर सिंह बेनीवाल हूँ, जब तक मैं नहीं बताऊंगा कि मेरा नाम रणधीर सिंह बेनीवाल है, या कोई मेरा परिचय नहीं कराएगा इनका नाम रणधीर सिंह बेनीवाल है, तब तक कोई नहीं जानता इनका ये रणधीर सिंह बेनीवाल है। तो सम्मानित साथियों, चर्चा तो करनी पड़ेगी। और चर्चा करोगे, बंदूक से गोली निकलेगी, कहीं तो पहुंचेगी, आवाज़ तो करेगी।
और जब चर्चा करोगे सम्मानित साथियों, 1 में पहुंचेगी, 2 में पहुंचेगी, 10 में पहुंचेगी, हजारों में पहुंचेगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग उस चर्चा को लाखों में पहुंचा सकते हैं। लाखों में, इतने कार्यकर्ता हमारे हैं यहाँ पंजाब में, लाखों में जा सकती है वो चर्चा। हाथी तो जीत रहा है, हाथी तो जीत रहा है, हाथी तो जीत रहा है। कुछ नहीं करना, चर्चा करनी है बस। चौक पे खड़े हो जाओ, पान की दुकान पे खड़े हो जाओ, परचून की दुकान पे खड़े हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, चर्चा करनी बस। हाथी तो जीत रहा है। सम्मानित साथियों, करना कुछ नहीं, उसमें आपका समय खर्च नहीं होता, पसीना नहीं बहाना पड़ता, आपको बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ती, फावड़ा नहीं चलाना पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। आप किसी पदाधिकारी की, खाली दलित समाज से हम लोग सरकार नहीं बना सकते। हमें किसी भी मंच पर किसी देवी देवता के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई बात करनी है अपने घर में बैठ के करें, अगर आपको कोई बात करनी है अपनी बैठक में टीम बनाकर कर लें। खुले मंच पर हमें किसी देवी देवता पर, किसी धर्म पर, किसी जाति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सम्मानित साथियों, वो लोग देवी को पूज रहे हैं, पूजें। वो लोग पत्थर को पूज रहे हैं, पूजें। वो लोग किसी भगवान को पूज रहे हैं, पूजें। अरे हम लोग अपने बाबा साहब को भगवान मानकर उनको पूजें, हमें कौन रोक रहा है? हम लोग पूजें उन्हें, इस पर कोई टिप्पणी ना करें। सम्मानित साथियों, हमारा भगवान अगर गुरु रविदास जी हैं, हम पूजें। हमारे भगवान अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो हम पूछने का काम करें। लेकिन उनके वो लोग किसी और में आस्था रखते हैं तो वो रखें। सम्मानित साथियों, हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें दलितों के साथ साथ बैकवर्ड को, मुस्लिम समाज को, अपर कास्ट के गरीब भाइयों को और बैकवर्ड को और जेट समाज को, सिख समाज को, सभी को साथ लेकर सरकार बनानी है। सम्मानित साथियों, एक वर्ग से कभी सरकार नहीं बना करती। हम लोग, कुछ लोग कहते हैं हम लोग नास्तिक हैं, मैं कहता हूँ नास्तिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम आस्तिक हैं, हम आस्तिक भी नहीं हैं। ना तो हम नास्तिक हैं, ना हम आस्तिक हैं, फिर हम क्या हैं? सम्मानित साथियों, हम हैं क्या? ना तो हम आस्तिक हैं, ना ही हम नास्तिक हैं। हम क्या हैं? हम वास्तविक हैं। वास्तविक जो बुनियादी चीज होती है, जिसका सबूत होता है, जो मूल निवासी होते हैं, जिनका कोई आधार होता है, उनको कहते हैं वास्तविक। हम लोग वास्तविक हैं। असली चीज पे, बुनियादी चीज पे तर्क करते हैं। हम हवा में बात नहीं करते, ना ही आडंबर में विश्वास करते, हम वास्तविक चीजों पे विश्वास करते हैं। सम्मानित साथियों, हम लोग वास्तविक हैं और इस वास्तविकता से हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसलिए हमारे पास ना किसी धर्म के बारे में और ना ही किसी जाति के बारे में कोई टिप्पणी हम लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। हम केवल भारतीय हैं। भारतीय, हमारा एक ही जाति है, हमारा एक ही धर्म है, भारतीय। सम्मानित साथियों, हम सबको भारतीय मानना चाहते हैं। कोई अदर बिरादरी, कोई धर्म हमारे लिए वैल्यू नहीं है। सम्मानित साथियों, हम लोग क्या चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी क्या चाहती है? माननीय बहन जी क्या चाहती है? वो चाहती है इस देश में बराबरी का दर्जा। कैसे होगा बराबरी का दर्जा? कैसे होगा? हम किसी की फैक्ट्री छीनना नहीं चाहते, क्योंकि हम सेकुलर लोग हैं। हम किसी की धन दौलत को कब्जाना नहीं चाहते, हम सेकुलर लोग हैं, सेकुलर बात करेंगे। हम किसी किसान की जमीन जायदाद को छीनना नहीं चाहते, हम सेकुलर लोग हैं। हम झगड़े फिसाद में विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। फिर हम बराबर कैसे होंगे? बराबर हम ऐसे होंगे